दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आपका फिर से अपने चैनल Q4U पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान पीपीआई डॉक्यूमेंट में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आज की वीडियो के एजेंडा में हम जानेंगे कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान के लेवल कितने होते हैं, कंट्रोल प्लान को डेवलपमेंट प्रोसेस की किन-किन स्टेजों पर बनाया जाता है, कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए किन-किन इनपुट्स की जरूरत होती है और कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट डिटेल में कैसे भरा जाता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में इस तरह के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बगैर देरी किए हुए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल प्लान क्या होता है। जब भी हम किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोसेस की हम प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को हम पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होगा। उसके बाद उस प्लान को हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम एक्चुअल में उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में रियलिटी में हमने इम्प्लीमेंट किया, उन दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है, कुछ कमी रहती है, कुछ डिफरेंस होते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है, उसने सोचा मैं सड़क से साइकिल द्वारा किसी जगह जाऊंगा। ये उसने एक्टिविटी प्लान की है। लेकिन जब वो एक्चुअल जाएगा तो साइकिल द्वारा ही जाएगा, डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन सड़क की कंडीशन हो सकता है उस वक्त डिफरेंट हो, सड़क स्मूथ ना हो, अप्स एंड डाउन हो, सड़क पे खड्डे हो। तो प्लान उसने कुछ और किया था। प्लान तो ये किया था कि सड़क द्वारा साइकिल से वो जाएगा, लेकिन साइकिल से वो जा रहा है लेकिन सड़क की कंडीशन सही नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्लान और रियलिटी के बीच में डिफरेंस है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो भी हम प्लान करते हैं और जो रियलिटी होती है उनके बीच में कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंस रहता है। इसको हम डिटेल में और आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है, उसने प्लान किया कि वो किसी दूसरे शहर साइकिल द्वारा 10 मिनट में चला जा सकता है। ये उसने भी प्लान किया है कि वो साइकिल चलाएगा तो लगभग दूसरे शहर वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अब जब वो रियलिटी में आया, जैसे उसने साइकिल चलाना शुरू किया, उसको सड़क पे गड्ढे मिले, पानी से भरे गड्ढे मिले, बारिश मिली, सड़क पे ऊंचाई और निचाई मिली, जिसके कारण उसको वहां पहुंचने में एक्चुअल समय कितना लगा? 15 मिनट लगा। उसने प्लान किया था 10 मिनट का, उसको एक्चुअल समय लगा 15 मिनट। वो 15 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों क्यों लगे उसको? क्योंकि सड़क पे गड्ढे थे, सड़क के गड्ढों में पानी भरा हुआ था, बारिश आ गई और सड़क पे अप्स एंड डाउन थे, जिसकी वजह से उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ये देखिए, 1 मिनट गड्ढे में लग गया, 1 मिनट दूसरे गड्ढे में लग गया, 1 मिनट बारिश की वजह से वो गीला हो गया जिसकी वजह से रुक गया, वहां लगा, और 2 मिनट उसको सड़क की चढ़ाई चढ़ने में लगा। तो कुल मिलाकर उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो ये हमारे प्लान और रियलिटी के बीच में डिफरेंस था। अब इस रियलिटी को प्लान के पास पहुंचाने में हमारा कंट्रोल प्लान मददगार होता है। यानी कि जो 10 से 15 मिनट के बीच में गैप है, उस गैप को कम करने में कंट्रोल प्लान हेल्प करता है, यानी उस गैप को वो दूर करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए गड्ढों पे उसने सोचा कि मैं यहाँ कंट्रोल लगा देता हूँ, यहाँ मैं वुडन के प्लैंक रख के इसको पार कर लूंगा तो हमारा 1 मिनट बच जाएगा। इस पानी वाले खड्डे में भी वो प्लैंक लगाकर खड्डे को पार कर लेगा। बारिश से बचने के लिए उसने रेनकोट पहन लिया कि अगर बारिश होगी तो उससे वो बच जाएगा। चढ़ाई को चढ़ने के लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर ली कि साइकिल में मैनुअल साइकिल ना लेके मैं एक मोटराइज साइकिल ले लूंगा, जिससे कि उसको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। इस तरह से वो करके उसने ये कंट्रोल्स की प्लानिंग की। इसी को वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेगा तो उसी को कंट्रोल प्लान कहते हैं। तो दोस्तों, यानी कंट्रोल प्लान का मतलब होता है, कंट्रोल प्लान एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
और प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी मेथड और प्रोसेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें प्रोसेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी हेल्प से ऑपरेटर या इंस्पेक्टर प्रोसेस को ठीक तरीके से कंट्रोल करके क्वालिटी पार्ट का प्रोडक्शन या असेंबली कर सकता है। इसमें इनकमिंग प्रोसेस में, इन प्रोसेस में, फाइनल इंस्पेक्शन प्रोसेस में क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। यदि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन में ऑपरेटर या इंस्पेक्टर को क्या करना है, इसकी डिटेल भी कंट्रोल प्लान के रिएक्शन कॉलम में दी हुई होती है। इन नट एंड शेल वी कैन से कि कंट्रोल प्लान किसी भी पार्ट और प्रोसेस के वेरिएशन को कम करने का सबसे पहला स्टेप होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर कंट्रोल प्लान होता है तो वर्क इंस्ट्रक्शन क्यों बनाए जाते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन में किसी भी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पर टास्क को कैसे किया जाए उसकी डिटेल जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, जबकि कंट्रोल प्लान में सारे वर्क इंस्ट्रक्शन में ए टू जेड वर्क इंस्ट्रक्शन में प्रोडक्ट और प्रोसेस से संबंधित कंट्रोल और उसके रिएक्शन प्लान की डिटेल जानकारी होती है। तो इसीलिए कंट्रोल प्लान की अपनी इंपॉर्टेंस है और वर्क इंस्ट्रक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। वर्क इंस्ट्रक्शन द्वारा कोई ऑपरेटर यह जान सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पर काम को कैसे किया जाए। कंट्रोल प्लान द्वारा सारे प्रोसेस में जो जो प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए कंट्रोल लगे हुए हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, और साथ ही साथ अगर उस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ जाए तो उस वक्त क्या रिएक्शन प्लान लिया जाएगा उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंडिविजुअल पार्ट का कंट्रोल प्लान होना बहुत जरूरी है। हम उस जगह फैमिली कंट्रोल प्लान बना सकते हैं जहां पर पार्ट्स को कॉमन प्रोसेस द्वारा बनाया जा रहा है। अदरवाइज हर एक पार्ट का कंट्रोल प्लान होना मस्ट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल प्लान ओवरऑल क्वालिटी प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है और उसको एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज करते हैं। जब भी कोई इंप्रूवमेंट होता है तो इसको जरूर अपडेट किया जाता है। मान लीजिए किसी सैंपल साइज में आप चेंज कर रहे हो, सैंपल की चेकिंग की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हो, कंट्रोल मेथड में चेंज कर रहे हो, तो आपको कंट्रोल प्लान को सबसे पहले अपडेट करना होता है। कंट्रोल प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। अभी तक हमने जाना है कि कंट्रोल प्लान क्या होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कंट्रोल प्लान के कितने लेवल होते हैं। बेसिकली कंट्रोल प्लान 3 लेवल के होते हैं जो कि डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पर क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, दूसरा होता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान और तीसरा होता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। आइए सबसे पहले प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान को जानने से पहले जान लेते हैं कि प्रोटो पार्ट्स क्या होते हैं। प्रोटो पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनको कि स्पेशल तरीके द्वारा बगैर टूलिंग के या बगैर मास प्रोडक्शन टूलिंग के बनाया जाता है। इन्हीं प्रोटो पार्ट्स को तैयार करने के लिए जो शुरू से अंत तक कंबाइंड फॉर्म में प्रोसेस और उनके कंट्रोल लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान कहते हैं। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास तौर पर एप्लीकेबल होता है जो कि प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं या कस्टमर स्पेशली प्रोटो पार्ट्स को बनवाता है। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान को डिजाइन प्रोडक्ट के की पैरामीटर को एसेस करने के लिए बनाया जाता है। इसके द्वारा हम प्रोटोटाइप पार्ट्स में मेजॉरिटी फिटमेंट पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स, मटेरियल पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर को एसेस करते हैं। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान में सैंपल साइज 100% होता है, यानी ईच एंड एवरी सैंपल, हर सैंपल को चेक करके ही कस्टमर को प्रोटोपार्ट सबमिट किए जाते हैं। और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी प्रोसेस की अन्य दो कंट्रोल प्लान से ज्यादा होती है। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान प्रोटो पार्ट्स के बाद और प्रोडक्शन से पहले के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाए जाते हैं। या आप कह सकते हो कि पार्ट के प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए इस कंट्रोल प्लान को बनाया जाता है। यानी कि जब प्रोटोटाइप पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं उसके बाद हम प्री लॉन्च
कंट्रोल प्लान को बनाते हैं, जिसके द्वारा हम पायलट सप्लाई के लॉट को प्रिपेयर करते हैं। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का पर्पस होता है कि इनिशियल प्रोडक्शन से पहले और इनिशियल प्रोडक्शन के समय संभावित प्रॉब्लम्स को या नॉन कन्फॉर्मर्स को पहले से ही पकड़ लेना, कैच कर लेना और उनको फिर दूर करना। इसमें सैंपल साइज और फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट प्लान से कम पर प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान से ज्यादा होती है। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में डायमेंशनल मेजरमेंट, मटेरियल और फंक्शनल टेस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि उन पार्ट्स पर होते हैं जो प्रोटो बिल्ड के बाद पर प्रोडक्शन पार्ट के पहले बनते हैं। अगला कंट्रोल प्लान होता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में मास प्रोडक्शन में पार्ट और प्रोसेस को कंट्रोल करने का डिस्क्रिप्शन होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान के पार्ट्स के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद बनाया जाता है। इसमें सैंपल साइज और इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान और प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान से कम होती है। दोस्तों, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कौन सा कंट्रोल प्लान कब बनाया जाता है। एपीक्यूपी के फेज 2 में यानी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज में हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान को बनाते हैं। प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के फेज में हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान को बनाते हैं और प्रोडक्शन फेज में हम प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को बनाते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान को पायलट सप्लाई के बाद मास प्रोडक्शन स्टेज के पार्ट्स के लिए सप्लाई फेज के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए किन किन इनपुट्स की जरूरत होती है। कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए एडवांस क्वालिटी प्लानिंग करनी पड़ती है। कंट्रोल प्लान को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला इनपुट होता है वो होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम से हमें प्रोसेस के नंबर की, प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन की और प्रोसेस के सीक्वेंस की जानकारी मिलती है। दूसरे और तीसरे इनपुट के लिए हम डीएफएमईए और पीएफएमईए को रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी, कंप्लायंस, सेफ्टी और रिस्क से संबंधित सारे इनपुट्स होते हैं। चौथा इनपुट होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। इसमें सभी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी होती है, उसे क्या कंट्रोल होने चाहिए इसकी जानकारी दी हुई होती है। पांचवें इनपुट के रूप में हम लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट को लेते हैं। इससे हमें एडिशनल कंट्रोल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होता है कंट्रोल प्लान बनाने वाली, प्रिपेयर करने वाली टीम। कंट्रोल प्लान एक सीएफटी के द्वारा ही डेवलप किया जाना चाहिए। सीएफटी को इस बात की समझ जरूर होनी चाहिए कि प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सीएफटी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट इनपुट होता है जिसकी जरूरत होती है कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए, वो होता है फील्ड या वारंटीज इशू। इससे हमने जो कंट्रोल फील्ड इश्यूज के लिए लगाए हैं उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे इनपुट नहीं हैं, इन मेन इनपुट्स के अलावा भी दूसरे इनपुट्स हो सकते हैं, बट ये कुछ की इनपुट्स हैं जो कि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि कंट्रोल प्लान फॉर्मेट को कैसे भरा जाता है। दिखाया हुआ फॉर्मेट एक जनरल कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम कंट्रोल प्लान के लेवल पर टिक करते हैं। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के अनुसार कंट्रोल प्लान के लेवल पर टिक करते हैं। मान लीजिए आप प्रोटोटाइप बिल्ड के लिए कंट्रोल प्लान बना रहे हो, तो आप प्रोटोटाइप पर टिक करेंगे, या प्रोडक्शन स्टेज पर हैं तो आप प्रोडक्शन स्टेज पर टिक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम कंट्रोल प्लान को कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। इसके लिए आपके लिए एक सजेशन है, यदि आप इसे पार्ट नंबर से लिंक कर देंगे तो ये अपने आप ही यूनिक पार्ट नंबर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में जिस भी कंपोनेंट या सिस्टम के लिए आप कंट्रोल प्लान बना रहे हो उसका पार्ट नंबर यहां लिख दिया जाता है। यानी ड्राइंग पर जो कंपोनेंट या सिस्टम का पार्ट नंबर दिया गया है उसको यहां लिख दिया जाता है।
ड्राइंग का लेवल और ड्राइंग के रिवीजन की डेट भी यहां लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 4 में जिस भी कंपोनेंट या सिस्टम के लिए कंट्रोल प्लान आप बना रहे हो उसका पार्ट नेम यहां लिख दिया जाता है। यानी ड्राइंग पर जो कंपोनेंट यानी ड्राइंग पर जो कंपोनेंट या सिस्टम का पार्ट नेम दिया गया है उसको यहां लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में कंपनी या उसकी कोई डिवीजन, डिपार्टमेंट या प्लांट जो कंट्रोल प्लान बना रहा हो उसका यहां नाम लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 6 में सप्लायर का आइडेंटिफिकेशन कोड या कस्टमर द्वारा अलॉटेड सप्लायर कोड को यहां लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 7 में कंट्रोल प्लान के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर का नाम और उस मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 8 में कंट्रोल प्लान को तैयार करने वाले मेंबर्स का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर को लिखा जाएगा। क्योंकि यहां स्पेस बहुत कम होता है तो इसके लिए आप अलग से शीट भी लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 9 में पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अप्रूवल अथॉरिटी का नाम लिखेंगे और जिस तारीख को अप्रूवल किया गया है उस तारीख को भी यहां लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 10 में जिस तारीख को आपने कंट्रोल प्लान को बनाया है उस तारीख को लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में कंट्रोल प्लान के लेटेस्ट मॉडिफिकेशन की डेट को लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में कस्टमर की तरफ से अप्रूवल करने वाले अथॉरिटी का नाम और अप्रूवल की तारीख को लिखेंगे। इसकी डिटेल तभी भरेंगे जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो यहां पे नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। पॉइंट नंबर 13 में कस्टमर के क्वालिटी डिपार्टमेंट की ओर से अप्रूवल करने वाले अथॉरिटी का नाम और अप्रूवल की तारीख लिखेंगे। इसकी डिटेल भी तभी भरेंगे जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट नंबर 14 में किसी अगर कोई अन्य अप्रूवल की जरूरत होती है तो उसकी डिटेल यहां लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 15 में प्रोसेस का नंबर लिखा जाएगा। यह नंबर वही नंबर होगा जो उस प्रोसेस के प्रोसेस फ्लो डायग्राम में लिखा होगा। मान लीजिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम में उस प्रोसेस का नंबर 10 लिखा है तो यहां पे वो नंबर 10 लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में प्रोसेस फ्लो डायग्राम से प्रोसेस का नाम लेकर लिखेंगे। यही नाम प्रोसेस के स्टेप्स को दिखाएगा। मान लीजिए प्रोसेस नंबर 10 पर प्रोसेस का नाम प्रेशर डाई कास्टिंग है तो वहां पे प्रेशर डाई कास्टिंग लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 17 में उस प्रोसेस में उपयोग होने वाली मशीन, टूल्स या इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। से एग्जांपल प्रोसेस नंबर 10 पे प्रेशर डाई कास्टिंग ऑपरेशन में प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन नंबर 2 जो कि 180 टन की है वो डिटेल यहां लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 18 से पॉइंट नंबर 20 तक में पार्ट या प्रोसेस के स्पेशल प्रॉपर्टीज या फीचर्स को लिखेंगे। इसे पॉइंट नंबर 18 में सीरियल नंबर को लिखेंगे। यह सीरियल नंबर ड्राइंग की बलूनिंग से मैच होना चाहिए। पॉइंट नंबर 19 में पार्ट की सभी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को लिखते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अपीयरेंस है तो यहां अपीयरेंस लिख देंगे। पॉइंट नंबर 20 में प्रोसेस या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं जो प्रोडक्ट के उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे हो जो अपीयरेंस को अफेक्ट करती हो तो उसको यहां पे लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 21 में हम प्रोडक्ट या प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की क्लास को लिखते हैं या उसको सिंबल से दर्शाते हैं। यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट के सिंबल को लगाएंगे, कोई मेजर है तो उसके सिंबल को लगाएंगे, कोई रेगुलेटरी है तो रेगुलेटरी के सिंबल को लगाएंगे। कस्टमर के सिंबल जो ड्राइंग में दिए होते हैं उन्हीं सिंबल्स को का प्रयोग हम यहां पे करते हैं। पॉइंट नंबर 22 से 25 में हम प्लान या सिस्टम को लिखते हैं
कि हम प्रोडक्ट या प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए 22 नंबर पर प्रोडक्ट या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स का ड्राइंग में जो भी स्पेसिफिकेशन या उसकी टॉलरेंस दी हो उसको लिखते हैं। पॉइंट नंबर 23 में हम गेज, इंस्पेक्शन, टूल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट की डिटेल को लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 24 में हम सैंपल साइज और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी की डिटेल को लिखते हैं। पॉइंट नंबर 25 में हम प्रोसेस के अनुसार, क्वालिटी प्लानिंग में पाए गए रिस्क के अनुसार, प्रोसेस को एनालाइज करने के अनुसार डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे और उसकी डिटेल्स को यहां लिखते हैं। ये कंट्रोल प्लान के प्रोसेस हैं। इसको हमेशा इवेल्युएट करते रहना चाहिए। कंट्रोल मेथड में एसपीसी, इंस्पेक्शन, सैंपलिंग प्लान या कुछ और भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 26 में हम प्रोडक्शन के दौरान नॉन कन्फर्मिंग पार्ट को अवॉइड करने के लिए स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शन की डिटेल्स को लिखते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं वीडियो में साझा की गई इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हो, क्वेरीज हो तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद, थैंक यू।